Students, are you able to see the screen? क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? Students, are you able to see the screen? If you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. कल के टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी पूछ सकते हैं। ओके, अब है म्यूटनीज कैसे शुरू हुई थी। ये हमने पैटर्न वाला जो पैराग्राफ था वो तो पढ़ लिया था कल। अब ये पढ़ लेते हैं, हाउ द म्यूटनीज बिगेन। मैंने म्यूटनीज का आपके ये जो पिंक बॉक्सेस हैं उसके अंदर डिस्क्रिप्शन दे दिया था और कल बता दिया था आपको। अब सिपॉइज जो थे वो अपना एक्शन लेते थे कैसे, उनको एक सिग्नल दिया जाता था। कई बार तो वो शाम के समय में एक गन फायर से या फिर एक बिगुल बजा करके जो है वो उनको समझ आ जाता था कि अब हमें शुरू करना है काम। तो ये जो सबसे पहली चीज ये लोग करते थे वो क्या करते थे, ये बेल ऑफ आर्म्स जो है उसको सीज करते थे, यानी कि वो एरिया, वो स्टोर रूम जहां पर वेपन्स रखे जाते हैं उनको ये अपने अंडर कर लेते थे। और फिर उसके बाद में जो ट्रेजर होता था या खजाना होता था उसको भी ये अपने अंडर कर लेते थे। इसके बाद में ये अटैक करते थे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, जैसे कि जेल, ट्रेजरी, टेलीग्राफ ऑफिस, रिकॉर्ड रूम, बंगलोज, और फिर वहां पर जाकर के सारे रिकॉर्ड जला देते थे। सारी चीजें और सब लोग जो है वो कनेक्टेड जो होती थी व्हाइट मैन से, उसको ये टारगेट बना के चलते थे कि जो भी गोरे लोग हैं, जो भी फिरंगी है, ऐसा टर्म दी गई थी, उनसे जुड़ी हुई हर चीज को ये अपना निशाना बना लेते थे। प्रोक्लेमेशन जो थे हिंदी, उर्दू और पर्शियन के अंदर जो सिटीज आती हैं जिनमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी, जैसे कि हिंदूज और मुस्लिम, वो सब क्या हो गए थे, उनमें एकता आ गई थी और वो पूरी तरीके से फिरंगियों को हटा देना चाहते थे। अब ये पहला जो पैराग्राफ है इसको पढ़ते हैं अच्छे से। The sepoys began their action with a signal. In many places, it was the firing of the evening gun or the sounding of the bugle. अब bugle is in English and bugle is in Hindi. सिपाहीज जो है वो शुरू कर देते हैं अपने एक्शन, उनको एक सिग्नल दिया जाता था, कई जगहों पे फायरिंग करके और कई जगहों पे बिगल बजा करके। दे फर्स्ट सीज्ड द बेल ऑफ आर्म्स एंड प्लंडर्ड द ट्रेजरी। पहले वो सीज करते थे बेल ऑफ आर्म्स और फिर उसके बाद में जो खजाना होता था उसको अपने कब्जे में कर लेते थे। They then attacked government buildings, the jail, treasury, telegraph office, record room, bungalows, burning and all records. उसके बाद में वो अटैक करते थे सरकारी दफ्तरों पर, जैसे जेल, ट्रेजरी, टेलीग्राफ ऑफिस, रिकॉर्ड रूम, बंगले, इन पे, और फिर उन सबको जला देते थे। वहां पे जो भी ऑफिस के अंदर रिकॉर्ड्स होते थे उनको जला देते थे। Then everything and everybody connected with the white man became a target. हर कोई व्यक्ति और हर कोई चीज जो भी जुड़ी होती थी फिरंगियों से, उनको ये टारगेट बना लेते थे। Proclamations in Hindu and Urdu and Persian were put up in the cities calling upon the population, both Hindus and Muslims, to unite, rise and exterminate the Firangis. अब प्रोक्लेमेशंस लगाए जाते थे हिंदी में, उर्दू में और पर्शियन में पूरे शहर के अंदर, जिसमें लोगों को बुलाया जाता था, प्रोत्साहित किया जाता था, मोटिवेट किया जाता था कि सारे हिंदू और मुस्लिम आकर के इकट्ठे हों, यूनाइट हों, इकट्ठे होकर के ये फिरंगियों को हटा दे। इस तरीके वो एक तरीके से पैम्पलेट्स लगवा देते थे पूरे शहर के अंदर। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? यू कैन आंसर, आप जवाब दे सकते हैं ऑडियो में जो पूछा जा रहा है उसका। जब ऑर्डिनरी लोग जो हैं ज्वाइन करने लगते हैं इस रिवोल्ट को, तो वो टारगेट जो है उनके और ज्यादा फैल जाते हैं। मेजर टाउन्स थे लखनऊ, कानपुर, बरेली, और मनी लेंडर्स और रिच जो हैं वो भी इस चीज का एक टारगेट के तौर पे सबके सामने आ जाते हैं। और जो पीजेंट्स थे, यानी कि जो किसान लोग थे, वो उनको सिर्फ एक ऑपरेसर की तरह ना देख करके बल्कि ऐसे देख रहे थे कि ये हैं तो ब्रिटिश के दोस्त ही। कई सारी जगह थी जहाँ पे घरों को लूटा जाता है और उनको बर्बाद किया जाता है।
म्यूटनी जो थी सिपाही रैंक्स की वो क्विकली एक रिबेलियन की तरह बन गई थी और वहां पर जनरल चीजें जो हो रही थी वो अथॉरिटी को लेकर के हो रही थी या हायरार्की जो थी उसको लेकर के वो लोग रिबेलियन बन गए थे। अब इसको पढ़ते हैं लाइन टू लाइन। व्हेन ऑर्डनरी पीपल बिगेन जॉइनिंग द रेबल द टारगेट्स ऑफ अटैक वाइडन। जो ऑर्डनरी लोग थे वो इन्होंने रिवॉल्ट जब क्रांति ज्वाइन कर ली थी तो उनके टारगेट जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गए थे। इन मेजर टाउन्स लाइक लखनऊ, कानपुर एंड बरेली, मनी लेंडर्स एंड द रिच ऑल्सो बिकेम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ रेबल wrath। जो बड़े टाउन्स थे लखनऊ, कानपुर और बरेली के, वहां पर जमींदार जो थे और जो पैसे वाले लोग थे वो भी एक ऑब्जेक्ट की तरह देखे जा रहे थे इस रेबल रेथ के, यानी कि उनके टारगेट्स की तरह देखे जा रहे थे कि ये भी लोग जो है इनको भी वो करना है हमें टर्मिनेट एक तरीके से। Peasants not only saw them as oppressor but also as allies of the British। लोग बाग जो किसान थे वो सिर्फ उनको ऑपरेसर की तरह ना देख करके बल्कि उनके दोस्त की तरह, ब्रिटिशर्स के दोस्त की तरह कि हाँ ये भी उन्हीं को ही सपोर्ट करते हैं और उन्हीं को फॉलो करते हैं, तो उसी तरह भी देख रहे थे उन लोगों को और इसीलिए उनके साथ भी बुरा हो रहा था। इन मोस्ट प्लेसेस देयर हाउसेस वर लूटेड एंड डिस्ट्रॉयड। कई सारी जगहों पर उनके घर लूटे गए और उनको बर्बाद किया गया। द म्यूटिनी इन द सिपाही रैंक्स क्विकली बिकेम अ रिबेलियन। और जो म्यूटिनी फैली हुई थी सिपाही रैंक्स के अंदर वो एकदम से रिबेलियन हो गए सब। There was a general defiance of all kinds of authority and hierarchy। और वहां पर एक जनरल बात हो गई थी इस तरह की अधिकारी वाले जो लोग थे और जो पहले से चली आ रही हायरार्की थी उनके खिलाफ में एक प्रोटेस्ट सा, एक कह सकते हो आपकी उनके खिलाफ सब चीजें हो गई थी। तो वो लोग आम बात सी हो गई थी कि अब ये अथॉरिटी वाले जो हैं और ये हायरार्की वाले जमींदार और ये सब जो है जो पुश्तैनी चीजें चली आ रही है इनकी, उसको लेकर के वो लोग बहुत ज्यादा वो हो गए थे कि नहीं इनको भी हमें ठीक करना है। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? ओके। अब मई और जून का जो महीना रहे हैं उसमें ब्रिटिश लोगों के पास में कोई एक्शंस नहीं थे करने के लिए रेबल्स के खिलाफ में, उनके आंसर नहीं दे पा रहे थे वो। और इंडिविजुअल ब्रिटेन्स जो थे वो कोशिश कर रहे थे अपनी जिंदगी बचाने की और अपनी फैमिलीज को बचाने की। ब्रिटिश रूल जो है, एक ब्रिटिश ऑफिसर ने कहा है कि ताश के पत्तों का जो घर होता है जिस तरीके से वो गिर जाता है एक बार में, वैसे ही ब्रिटिश रूल भी गिर गया है एक झटके से। In the months of May and June, the British had no answer to the actions of the rebels. Individual Britons tried to save their own lives and the lives of their families. British rule, as one British officer noted, collapsed like a house made of cards. Okay, then ordinary life in an extraordinary times, ये आपका होमवर्क है, ये आपको पढ़ के आना है। ये जो पर्पल बॉक्स है। अब है लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। अब लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन की किस तरीके से इनका कम्युनिकेशन चल रहा था। रीजन जो है कि पैटर्न एकदम सिमिलर था रिवॉल्ट का अलग अलग जगहों पर, वो यही था कि इनके प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की वजह से था और क्लियरली वहां पे कम्युनिकेशन जो है सिपाही लाइंस के अंदर वो बहुत ही अच्छे उस पे था, कई सारे कैंटोनमेंट्स के बीच में था। 7th अवध इरेगुलर कैवलरी जो है उसने रिफ्यूज कर दिया था कि वो नए कार्ट्रिजेस जो है नहीं यूज करेगी, मानी वही जो मुंह से काट करके हटाना था उसका ऊपर का खोल, वो ये लोग यूज नहीं करेंगे। और ये अर्ली मई के शुरुआत में ही कर दिया था इन्होंने। और इन्होंने लिखा 48th नेटिव इन्वेंट्री को कि इन्होंने इस तरीके से दैट दे हैड एक्टेड फॉर द फेथ, यानी कि विश्वास जो है इन्होंने ऐसे लिखा था। 7th अवध इरेगुलर कैवलरी ने लिखा था 48th नेटिव इन्फेंट्री को कि विश्वास जो है उसका वो कर रहे हैं, ये हमारे जो बिलीफ है उसके खिलाफ हम वो कर रहे हैं और आपके उसका हम इंतजार करेंगे, वेटेड उनके ऑर्डर का इंतजार करेंगे। तो सिपाही जो थे और उनकी एमिसरीज जो थी वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रही थी, यानी इनके जो मैसेजेस थे वो मूव ऑन कर रहे थे और लोग बाग इसीलिए प्लानिंग करके और उसके बारे में बात करके और फिर अपने एक्शंस ले रहे थे। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव होता है डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव जो एक स्पेशल मिशन पे होता है उसको बोलते हैं एमिसरीज। कई सारे थे इसीलिए यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है एमिसरीज। ठीक है,
अब ये जो पैटर्न था म्यूटिनीज का, ये इसके कई सारे एविडेंसेस मिलेंगे आपको, कई सारे सबूत मिलेंगे, सजेस्ट करता है कि किस तरीके से प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन किया गया था, कई सारे क्रूशियल क्वेश्चंस का कि कैसे प्लान्स बनाए जाएं, क्या प्लानर्स कौन होंगे, और क्या डिफिकल्ट बेसिस होगा जिसपे डॉक्यूमेंट्स मिले हुए हैं, क्या उनके डायरेक्ट आंसर देने इस तरह के क्वेश्चंस के। लेकिन एक चीज जो थी वो बिल्कुल सेम थी कि इनको म्यूटिनी ऑर्गेनाइज करनी थी। कैप्टन हेयर से एक अवध मिलिट्री पुलिस के अंदर व्यक्ति था, ये ब्रिटिशर था। अब इसके प्रोटेक्शन का जिम्मा किसको दिया गया था? 41st नेटिव इन्फेंट्री को दिया गया था, ठीक है, इंडियन सबऑर्डिनेट्स को दिया गया था कि ये जो म्यूटिनी फैली हुई है उसमें इसको प्रोटेक्ट करना है कैप्टन हियरसे को, ठीक है, अवध मिलिट्री पुलिस का ये हेड था। अब क्या हुआ, इसको ना तो मारा गया, व्हाइट ऑफिसर्स को जैसे मार रहे थे वो लोग वैसे इसको मारा नहीं गया, और ना इसको हार्म पहुंचाया गया। मिलिट्री पुलिस जिसको मारना चाहिए था हिरसे को, उन्होंने डिलीवर किया उसको एज अ प्रिजनर के तौर पर। किसको डिलीवर किया? 41st नेटिव इन्फेंट्री को। अब ये अवध मिलिट्री वाले जो थे उन्होंने मारा नहीं इसको, क्योंकि इनके ऊपर जिम्मा था इसको प्रोटेक्ट करने का, और इन्होंने इसको एज अ प्रिजनर के तौर पे 41st जो इन्फेंट्री थी उसको सौंप दिया। ये रहा आपका प्रिजनर। मिलिट्री पुलिस जो थी वो रिफ्यूज कर चुकी थी, ना तो वो इस मैटर पर कुछ डिसाइड करना चाहती थी और ना इस चीज पर कोई वो एक्ट करना चाहती थी। उन्होंने बोला था कि ये पंचायत जो है वो सेटल डाउन करो और वो इस पे अपना वो देगी, अपना रिजल्ट देगी, या अपने इस मैटर को सॉर्ट आउट करने का जो भी डिसीजन होगा वो पंचायत करेगी। चार्ल्स बॉल करके एक व्यक्ति है जिन्होंने लिखा है शुरुआत की हिस्ट्रीज के अंदर कि पंचायत जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुआ करती थी जो कानपुर से बॉय लाइन में की गई थी। अब से ये भी हमें पता पड़ता है कि डिसीजंस जो है वो कलेक्टिवली लिए जाते थे, इकट्ठा करके लिए जाते थे, और जो लोग सिपाही रहते थे लाइंस के अंदर, ये लिव्ड इन लाइंस, यानी कि पहले क्या जैसे हुआ क्वार्टर हुआ करते थे, रेलवे क्वार्टर्स, तो रेलवे लाइन और इस तरह के टर्म्स का ना यूज किया जाता था गली मोहल्लों को बताने के लिए। तो यहाँ पे ये लोग जो रहते थे वो रहते थे लाइंस के अंदर। वहां का लाइफस्टाइल बहुत कॉमन था, ठीक है, सेम जिंदगियां थी, मतलब सेम तरीका हुआ करता था जिंदगी जीने का, और कई अलग सेम कास्ट के लोग भी वहां पर रहते थे। और ये इमेजिन करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा कि वो अपने फ्यूचर को लेकर के कितने ज्यादा सजग रहते थे, और वहां पर बैठ करके वो कैसे आगे का रिबेल करना है उस पर भी चर्चा किया करते थे। अब ये क्या काफी बड़ा पैराग्राफ है, तो उसको शॉर्ट में करेंगे जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। द पैटर्न ऑफ द म्यूटनीज एंड द पीसेस ऑफ एविडेंस दैट सजेस्ट सम सॉर्ट ऑफ प्लानिंग। The pattern of mutinies and the pieces of evidence that suggest some sort of planning and the coordination raise certain crucial questions. अब ये जो पैटर्न था म्यूटनीज का सिमिलर था वैसे तो काफी, और जो एविडेंस यानी कि जो सबूत मिले थे उनसे कई सारे सवाल उठते हैं प्लानिंग कोऑर्डिनेशन को लेकर के। हाउ वर द प्लान्स मेड, प्लान्स कैसे बनाए गए, हु वर द प्लानर्स, प्लानर्स बनाने वाले प्लानर्स कौन थे जिन्होंने प्लान बनाए। It is difficult on the basis of the available documents to provide direct answers to such questions. ये बहुत ही difficult है इस तरह के direct जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर देना, डायरेक्ट आंसर ढूंढना, जो अभी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है उसको देखते हुए इन सब चीजों के जवाब देना मुश्किल है। But one incident provide clues as to how much the mutinies came to be so organized. लेकिन हमारे पास में एक एग्जाम्पल है इसका कि किस तरीके से ये म्यूटनीज जो है पूरी तरीके से वेल ऑर्गेनाइज कैसे थी। Captain Hersey of the Awadh military police had been given protection by his Indian subordinate during the mutiny. कैप्टन हेर्से जो कि अवध मिलिट्री पुलिस के थे उनको प्रोटेक्शन देने का जिम्मा था इंडियन सबऑर्डिनेट्स का इस म्यूटिनी के दौरान। The first native infantry, which was stationed in the same place, insisted that since they had killed all their white officers, the military police should also kill Hersey or deliver him as a prisoner to the 41st. अब 41st native infantry जो थी, जो कि उस समय क्या थी, उसी जगह पे सेम प्लेस पे ही थी, उनका इंसिस्ट करना ये था कि जैसे कि हमने बाकी सारे व्हाइट ऑफिसर्स को मार दिया है वैसे ही मिलिट्री पुलिस को इसको भी मार देना चाहिए, और या फिर डिलीवर करना चाहिए इसको एक प्रिजनर के तौर पे। The military police refused to do either. दोनों ही चीजें करने से मना कर दिया मिलिट्री पुलिस ने, and it was decided that the matter would be settled by an पंचायत composed of native officers drawn from the each regiment. और ये डिसाइड किया गया कि
मिलिट्री पुलिस ने पूरा रिफ्यूज कर दिया, ना तो हम प्रिजनर की तरह देंगे ना ही हम मारेंगे। और ये डिसाइड किया गया कि भाई ये जो मैटर है इसको सॉर्ट आउट कौन करेगी, पंचायत। और उसके अंदर कौन लोग होंगे, नेटिव ऑफिसर्स जो हैं वो लोग होंगे उस पंचायत के अंदर, और वो इस चीज को सॉर्ट आउट करेंगे कि क्या करना है। और हर रेजिमेंट का ऑफिसर बैठाया गया था। Charles Ball, who wrote one of the earliest histories of the uprising, noted that panchayats were a nightly occurrence in the Kanpur Sepoy lines. अब ये क्या होता था, चार्ल्स बॉल ने लिखा है उस समय में, इतिहास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर लिखा है कि भाई उस समय में पंचायत जो थी वो अधिकतर रात के समय में बिठाई जाती थी कानपुर के सिपाही लाइंस के अंदर। ठीक है, रात में बिठाते थे ये, मतलब ऑफिस जैसे अपने वैसे दिन में लगती है पंचायत की सभा, जैसे ये लोग रात में करते थे सिपाही लाइंस में कानपुर के। What this suggests is that some of the decisions were taken collectively, और ये चीज हमें बताया, इस चीज से हमें पता पड़ता है कि ये लोग डिसीजन इकट्ठा होकर के प्रॉपरली लेते थे। Given the fact that the sepoys lived in lines and shared a common lifestyle, and that many of them came from the same caste, it is not difficult to imagine them sitting together to decide their own future. अब ये फैक्ट को हम बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते अपनी नजरों के सामने से, इग्नोर नहीं कर सकते कि ये सारे लोग रहते थे लाइंस में, और फिर उसके बाद में एक कॉमन लाइफस्टाइल था इनका, सेम कास्ट के लोग थे। तो ये इमेजिन करना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं कि ये लोग रात में बैठ करके अपने फ्यूचर के बारे में जरूर डिसाइड करते ही होंगे। The sepoys were the makers of their own rebellion. sepoys ही बनाने वाले थे, खुद ही मेकर्स थे अपने, उन्होंने जो खुद ने रिबेलियन शुरू किया था, जो रेबल ये हो गए थे, उसके ये खुद ही करता धरता थे। समझ में आया इस पैराग्राफ में कोई दिक्कत? लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, ओके। अब है लीडर्स और फॉलोअर्स। अब ब्रिटिशर से लड़ने के लिए लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो पूरी तरीके से रिक्वायर्ड थी, यानी कि जरूरी थी। इसके लिए रेबल्स जो हैं वो उन लीडर्स की तरफ टर्न आउट होते थे, उन लोगों की तरफ मुड़ते थे सलाह लेने के लिए जिन्होंने ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट को देखा है उससे पहले से, जो लीडर्स रहे हैं। पहला एक्ट जो था सिपॉइज का मेरठ के अंदर, उसमें देखा था कि वो गए थे दिल्ली, ठीक है, और फिर उन्होंने ओल्ड मुगल एम्परर से अपील करी थी कि भाई अपनी लीडरशिप दो इस रिवॉल्ट को। और फिर जब वो एक्सेप्ट कर लेता है, बहादुर शाह था उस समय में, उनका रिएक्शन जो था वो पहले डर गए थे, फिर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन कुछ सिपाही जब उनके मुगल कोर्ट के अंदर घुस गए थे, रेड फोर्ट के अंदर, तब उन्होंने, और वो भी तब जो उन्होंने नॉर्मल एटिकेट नहीं दिखाया था, और फिर ओल्ड एम्परर जो था वो, उसको उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसीलिए वो इस चीज को अपनी आशीर्वाद दे देता है एक तरीके से। ठीक है, सिमिलर सीन्स भी देखे गए हैं बाइनर स्केल पे, छोटे स्केल पे भी देखे गए हैं, तो बड़े स्केल पे हुआ था। कानपुर के अंदर जो सिपाही थे वो लोग जो है नाना साहेब के पास में गए थे, जो कि पेशवा बाजीराव सेकंड के सक्सेसर थे, यानी उनके आगे सक्सेसर रहे हैं। उनके पास भी कोई चॉइस नहीं बची थी, और सिवाय इसके कि उनको भी लीडर की तरह से रेवल्ट को ज्वाइन करना ही था। फिर आई झांसी की रानी, जो बहुत ही पॉपुलर, उनके आसपास प्रेशर जो था वो कर दिया गया था, और उनकी अज्यूम किया जा रहा था कि उनकी लीडरशिप जो है इस चीज को और बढ़ावा देगी। ठीक है, फिर आए कुंवर सिंह। कुंवर सिंह एक लोकल जमींदार थे, आरा करके एक जगह है बिहार में, वहां के। और अवध के अंदर अवध के अंदर पॉपुलर नवाब वाजिद अली शाह जो थे, उनका भी स्टेट इन लोगों ने छीन लिया था ब्रिटिशर्स ने, ये कह करके कि उस चीज की मेमोरी जो थी वो ताजा थी लोगों के मन में कि भाई नवाब वाजिद अली शाह जो है उनका भी स्टेट छीन लिया था, ये मेमोरी ताजा थी लोगों के दिमाग में। और उसका जो वो था, रीजन वो अलग था। लखनऊ जो है वो ब्रिटिश रूल के अंदर आ रहा था। बिरजिस कादिर जो है वो वहां के थे, एक यंग सन थे नवाब के, और उनको लीडर की तरह देखा जाना था। ठीक है, तो क्या था, एक दूसरे की जो ये चीजें थी वो भी इनके दिमाग में बहुत ताजा थी यादें। तो इनको लग रहा था कि कहीं हमारा भी ये एरिया जो है ये ऐसे ही एनेक्सेशन नहीं हो जाए उसका, यानी कि हमारे भी ये हथियार निकले चीजें, या ब्रिटिशर्स जो है ये करते आ रहे थे वैसे भी शुरुआत से पहली, अपनी इनकी इमेज को इतनी अच्छी रही नहीं थी। तो
इनके पास में और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो ये पूरे उस क्रांति को ज्वाइन कर लें। ठीक है। अब कई सारे रानीज, राजाज, नवाब और तालुकदार जो हैं वो उनको अक्सर मैसेज भेजे जाते थे रेबेलियन के कि भाई ऑर्डिनरी मैन और वुमेन के कि आपको भी इस तरीके की चीजें ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मेरठ के अंदर भी कई सारी रिपोर्ट्स थी जहाँ पे एक फकीर जो है वो आया था और एलिफेंट के ऊपर, और उसने बोला था कि वो सिपाही से मिला जाकर के लखनऊ के अंदर एनेक्सेशन हुआ अवध का, और कई सारे रिलीजियस धार्मिक लीडर्स जो थे और सेल्फ स्टाइल्ड प्रॉफिट जो थे वो उतर गए थे कि अब ब्रिटिश रूल का डिस्ट्रक्शन होना चाहिए, ये सब कह करके। तो बेसिकली यही सारी चीजें जो है आपको देखने के लिए मिलेंगी कि कैसे लोकल लीडर्स जो हैं और पीजन जमींदार जो हैं वो भी रिवॉल्ट के अंदर जुड़ रहे हैं, और कैसे शाहमल जो है वो विलेजर्स जो थे परगना बरूद के उत्तर प्रदेश, गुनू ट्राइबल कल्टीवेटर थे सिंहभूम छोटा नागपुर के, ये भी क्या एक रेबल लीडर की तरह निकल के आए हैं होल ट्राइबल रीजन से। इस लीडर्स एंड फॉलोअर्स के अंदर हम कल यही सब चीजें पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू प्लीज कलेक्ट अप योर प्रॉब्लम्स। अपनी प्रॉब्लम्स कलेक्ट कर लीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम्स कल की क्लास में सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है। ओके मैम। ओके, हैव अ नाइस डे अहेड।